हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DYS मैथ्स क्लासेस। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पार्ट नंबर 3 पे। तो आज मेरा ये तीसरा क्लास है त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ पे। तो इसके पहले हमने 2 क्लास ऑलरेडी ले लिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन दोनों क्लास को देखें, उसके बाद जाके तीसरा क्लास देखेंगे। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो, हमारा जो पढ़ाया गया कंटेंट है वो आपको ईजिली समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी मेरे लेक्चर का, मेरे क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लास 11th का टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ग्राफ आपको आना चाहिए। अगर आपको ग्राफ नहीं आ रहा है तो आप क्लास 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर क्लास 11th में डोमेन, रेंज वगैरह को आप लोग जो है रटेंगे, तो आप ग्राफ से ही देख पाएंगे कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो इन सब सारी चीज़ों को अगर आप ग्राफिकल, मतलब ग्राफ अगर आप कहीं ना कहीं आप ग्राफ से स्टडी करते हैं तो आपको मतलब कहीं ना कहीं फीलिंग के साथ पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो नॉलेज होगा वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो आपकी बहुत ही अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसलिए ग्राफ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि एग्ज़ाम दृष्टिकोण से ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बच्चे जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 3 को। इसके पहले वाली क्लास में हमने साइन एक्स के ग्राफ को कंप्लीट किया था। तो आज हम बात करेंगे कॉस एक्स के ग्राफ को, यानी कि आज हम कॉस एक्स के ग्राफ को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो कॉस एक्स के ग्राफ को, यानी कि हमारा दूसरा फंक्शन होगा ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, हमारा ये फंक्शन है, इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ ऑफ, यानी कि कॉस फंक्शन का ग्राफ कैसे क्या होगा इसको ध्यान से देखिए। अब इसके डोमेन और रेंज को हम ग्राफ के द्वारा ही देख के बताएंगे, ठीक। तो ग्राफ के द्वारा हम लोग डिसाइड करेंगे इसका रेंज और डोमेन क्या है। तो क्या करते हैं हम लोग, हमने आपको बताया था जब साइन एक्स का ग्राफ बनवा रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि आपको एक्स एक्सिस पे एंगल को लेना है और वाई एक्सिस पे उस एंगल की क्या वैल्यूज़ आएंगी उनको लेने हैं। तो चलिए यहाँ पे एक एक्स एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स डैश एक्सिस, ये आपका वाई है और ये आपका वाई डैश है। इस पॉइंट को हम लोग 0 डिग्री बोलेंगे। यहाँ पे चलिए आ जाता है आपका π/2। फिर उसके बाद पाई, देखिए वहाँ पे यहाँ पे हमने बताया था यही इंटरवल लिया जाएगा 0 π/2 पाई 3π/2 फिर 2π, फिर ऐसे 5π/2, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 3π। ऐसे करके ये सारे इंटरवल लिए जाएंगे। तो पाई हो गया, π/2 हो गया, पाई हो गया, उसके बाद आपका आ जाएगा 3π/2। 3π/2 के बाद आप 2π ले सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे ये डॉट डॉट चलता जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका प्लस इनफाइनाइट आ गया और इधर वही सारी चीज़ें जो प्लस की है वहाँ पे क्या ली जाएंगी माइनस में। तो -π/2, उसके बाद माइनस में पाई, यही सारी चीज़ें माइनस। जैसे आप नंबर लाइन ड्रा करते थे तो उधर 1 2 3 4 इधर उसी के माइनस ले जाते हैं, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। तो -π, उसके बाद -3π/2, उसके बाद इधर आ जाता है आपका माइनस में 2π, इधर माइनस इनफाइनाइट, ठीक। तो -π/2 -π -3π/2 -2π, ये ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा क्योंकि ये रियल नंबर है। रियल नंबर इनफाइनाइट तक होते हैं। रेडियन जो एंगल होता है वो क्या है, रियल नंबर है, तो इनफाइनाइट तक होगा। और ऊपर आप सिर्फ 1 ले लीजिए और क्या ले लीजिए -1, क्योंकि जो हमारा ये कॉस फंक्शन होता है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, आपने देखा था लेक्चर नंबर 2 में। और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आपकी -1 होती है। तो इस वजह से सिर्फ 2 वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट लेंगे बस। तो ऊपर आपका प्लस इनफाइनाइट होता है और इधर कितना हो जाता है माइनस इनफाइनाइट। तो 0 डिग्री, अब देखिए cos 0 का मान 0 डिग्री एक्स एक्सिस पे स्थित है, यहाँ पे है 0 डिग्री, तो इस पे cos का मान हमेशा कितना होता है 1। तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1। cos 0 का मान हम लोग 1 हो गया। आगे cos π/2 ऊपर का एंगल है और हमने बताया था y या y डैश पे cos की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो इट मीन्स यहाँ पे 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। अब पाई पे कितना हो जाएगा, पाई यहाँ का एंगल है, एक्स डैश एक्सिस का एंगल हमने डिस्कस किया है। एक्स डैश से पाई का मान, कॉस का मान -1 होता है, पाई का ऑड मल्टीपल है तो -1 हो जाएगा इस पर। उसके बाद 3π/2 फिर से 0, π/2 के हर एक
मल्टीपल पर वैल्यू 0 देता है कॉस, 2 पाई पे फिर से 1, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का एंगल है, एक्स एक्सिस पे 1 वैल्यू देता है। तो इस तरीके से ये चलता है। और इधर -π/2 नीचे की तरफ होता है, और नीचे हो या ऊपर हो, अगर π/2 का मल्टीपल है तो कॉस की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के। उसके बाद देखिए -π, -1 के बराबर कॉस की वैल्यू कितनी होगी? -1। -3π/2 ऊपर होता है तो ये 0 देगा वैल्यू, और -2π एक्स एक्सिस का एंगल है, इस पर कॉस 1 वैल्यू देता है। कितना? 1। अब इन डॉट को हम लोग आसानी के साथ मिला देंगे तो हमारा जो कॉस एक्स है उसका ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए कैसे मिलाते हैं। ऐसे मिला देंगे, उसके बाद जो है इसको ऐसे जोड़ देंगे, और 3π/2 पे कितना बन जाएगा? 0। π/2, उसके बाद 3π/2 वैल्यू कितना देगा? 0। ऐसे आगे की तरफ मिला देंगे, इस तरीके से बन जाएगा। इधर देखिए -π/2 पे कितना वैल्यू आता है कॉस का? तो -π/2 पे 0, अब -π उसके बाद -π पे -1, और इधर की तरफ क्या बन जाएगा? 0। तो देख लीजिए इस तरीके से ग्राफ हमारा cos x का बनता है। तो ये है आपका cos x का ग्राफ। तो आप देखिए इसका ग्राफ ऐसे चलता रहेगा, जब इधर की और भी एंगल लिया जाएगा तो ऐसे चलते रहेंगे। तो अब इसके डोमेन को लिखते हैं। देखिए डोमेन क्या है इसका? इसका डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत। तो प्रांत क्या होता है? यक्स के वे सारे मान जिस पर हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन होता है। तो cos x, आप देखिए यहाँ पे कोई भी यक्स रखा गया है, इस यक्स के लिए भी y का मान ऊपर मिल रहा है, इस यक्स के लिए भी y का मान है, इस यक्स के लिए y का मान है, इस यक्स के लिए y का मान नीचे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारे x के लिए y के मान मिल रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे x के लिए y के मान देखिए ना, इन सब जगहों पे इस x के लिए y का मान यहाँ होगा, इस x के लिए y का मान यहाँ होगा, यहाँ पे भी होगा, ऐसे आगे भी होगा। और इसी तरीके से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक भी y का मान है, यानी कि इन सारे x के लिए y का मान मिल रहा है, इन सारे x के लिए y के मान मिल रहे हैं, इन सारे x के लिए y के मान मिल रहे हैं। तो ऐसे ग्राफ को जब कंप्लीट करेंगे तो प्रत्येक x के लिए y का मान मिल रहा है। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि जो cos x फंक्शन होता है वो x की प्रत्येक वैल्यू के लिए डिफाइन है, यानी कि परिभाषित है। इट मीन्स इसका जो डोमेन होगा, इसका जो प्रांत होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। इसका प्रांत कितना होगा? ऑल रियल नंबर। तो इसका जो प्रांत होगा वो रियल नंबर होगा, ऑल रियल नंबर, यानी कि सभी वास्तविक संख्याएं, यानी कि x की जगह पे आप कोई भी एंगल रख सकते हैं, बस वास्तविक होने चाहिए। तो सभी वास्तविक संख्याएं इसका क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा। अब साथ ही साथ देखिए तो ऑल रियल नंबर सभी बस, यानी कि ऐसे कह सकते हैं इसको, ऑल x दैट इज बिलोंगिंग रियल नंबर, ये इसका प्रांत हो जाएगा। और इसकी जो रेंज है, रेंज निकल के आई है क्या? आप देख लीजिए इसकी जो रेंज है cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1 है, और 1 भी वैल्यू आ रही है और -1 भी आ रही है। तो यानी कि -1 भी है, +1 भी है, -1 और +1 के बीच भी है। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी, रेंज को हिंदी बोलते हैं परिसर। तो cos x फंक्शन का जो परिसर होगा वो आपका -1 से लेके 1 तक के नंबर होंगे, और -1 1 सबको शामिल किया जाएगा। तो ये आपके कहीं ना कहीं cos x का ये क्या है? ये cos x का आपका क्या है? ये ग्राफ है। तो कुछ इस तरीके से cos x का ग्राफ होता है। तो देख लीजिए किस तरीके से है ये। तो 0 पे 1 वैल्यू देता है, π/2 पे 0 दिया, पाई पे नीचे देखिए जिधर की तरफ ग्राफ बनाया गया है उधर ही फंक्शन की वैल्यू मिलती है। तो इस पाई के लिए y का मान ऊपर नहीं मिलेगा, नीचे ही मिलेगा, क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ बना हुआ है। तो देखिए ग्राफ जिधर बना होगा फंक्शन की वैल्यू उधर ही मिलेगी। तो ये ग्राफ नीचे बना, यानी कि पाई पे वैल्यू कितना दे रहा है? -1, 2 पाई पे वैल्यू कितना दे रहा है? +1, 3 पाई पे 0, ऐसे आगे सब बनता चला जाएगा। इधर -π/2 पे वैल्यू कितनी है? 0, -π पे -1, 3π/2 पे 0, 2 पाई पे कितना है? +1। तो ये है आपके cos x का ग्राफ। तो आप लोग इसको वीडियो को रोकिए और ग्राफ को समझने की कोशिश करिए। देखिए हमने ग्राफ के द्वारा ही डोमेन और रेंज को डिसाइड किया, तो ग्राफ से ही डोमेन और रेंज को डिसाइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा।
तो ग्राफ बनाना आपको इस तरीके से आना चाहिए। तो चलिए अब आप लोग इसको वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका नाम है tan x, उसके ग्राफ की चर्चा करते हैं। तो इतना आप लोग नोट करिए। अब उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट पे। तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ यानी कि tan x के ग्राफ पे। तो हमारा अगला फंक्शन है f(x = tan x)। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग, x एक्सिस पे एंगल को लेंगे और y एक्सिस पे क्या लेंगे, उस एंगल पे आने वाली वैल्यूज़ के लेंगे। तो पर यहाँ पे ध्यान रहे ये जो tan x फंक्शन है वो जहाँ जहाँ डिफाइन नहीं हुआ होगा वहाँ पे हम लोग एक डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो tan x डिफाइन कहाँ नहीं होता है तो एक बार इसको देख लेते हैं। चूँकि tan x बराबर होता है, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज tan x = sin x और अपान में कितना है cos x। तो tan x इज अ रैशनल फंक्शन, यह एक परमीय फलन है और जिसमें ये px/qx के फॉर्म में है और qx 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स cos x शुड नॉट बी 0, cos x का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर cos x 0 हो गया तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो ये फंक्शन डिफाइन कहाँ का नहीं होगा, तो जहाँ जहाँ cos की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि अगर cos 0 हो जाएगा तो नीचे 0, डिनोमिनेटर में अगर 0 बनता है तो कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो जब भी हम tan x का ग्राफ बनाएंगे तो जहाँ जहाँ ये फंक्शन अनडिफाइंड है उस एंगल को हम लोग ऐसे डॉट के द्वारा क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो वो ग्राफ का हिस्सा नहीं है लेकिन वो डॉटेड लाइन के द्वारा हम लोग उसको मिलाएंगे जहाँ जहाँ फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होगा। तो cos x जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ tan x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो cos x π/2 के हर एक मल्टीपल पे अनडिफाइंड होता है और π/2 का सिर्फ ऑड मल्टीपल चलता है। ये बात हम पिछले 2 क्लासेस से बताते चले आ रहे हैं, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा गौर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन tan x के। तो यानी कि cos x जहाँ जहाँ डिफाइन जहाँ 0 होगा वहाँ tan x क्या होगा। तो इसकी डोमेन को लिख ही देते हैं सीधा। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन मतलब इसका प्रांत, तो tan x का जो डोमेन होगा वो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। tan x वहाँ डिफाइन होगा जहाँ जहाँ cos 0 नहीं होता है, नहीं जहाँ जहाँ cos 0 नहीं होगा वहाँ tan क्या होगा, डिफाइन होगा। तो यानी कि पूरे रियल नंबर में से अगर उस एंगल को निकाल दिया जाए जहाँ पे cos की वैल्यू 0 होती है तो क्या बचेगा, जहाँ पे cos की वैल्यू 0 नहीं होती है, और जहाँ पे cos की वैल्यू 0 नहीं होगी वहाँ पे हमारा tan x फंक्शन डिफाइन होगा। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर में से माइनस करना पड़ेगा 2n + 1 π/2, यानी कि π/2 के प्रत्येक ऑड मल्टीपल को अगर हम अपने डोमेन में से निकाल दें तो क्या बचेगा, जो बचेगा उस पर हमारा tan x फंक्शन क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा। और इसकी जो रेंज है वो क्या है, रेंज का मतलब परिसर क्या है इसकी, तो इसका जो परिसर होगा वो होगा -∞ से +∞, और इनफाइनाइट के पीछे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। ये सारी बातें हम सेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी तो पढ़ाया नहीं है पर डिस्कस करेंगे उन। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं इसके। यानी कि ये जो tan x फंक्शन है ये cos x के प्रत्येक π/2 के प्रत्येक ऑड मल्टीपल पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए वहाँ हमें डॉटेड लाइन बनानी है जहाँ जहाँ ये अनडिफाइंड होता है। तो जहाँ जहाँ cos 0 होगा वहाँ ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये 0 डिग्री, ये आपका है π/2, थोड़ा और दूर बनाते हैं। ये π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2, ये आपका कितना हो जाएगा 2π, और ये आपका 5π/2 +∞, और इधर -π/2 -π -3π/2 माइनस में 2π, बस इतना ही लेते हैं। इधर -∞, ऊपर लेंगे +∞, और नीचे कितना -∞। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x डैश एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका y डैश एक्सिस है। तो क्या करते हैं, ये आपका 0 डिग्री है। अब ध्यान से देखिए, tan x का ग्राफ जब भी बनाएंगे तो हम लोग वो जो क्लास 10th में चार्ट याद किए हैं उसको
यानी कि पार्टिकुलर एंगल पे वैल्यू को, साथ ही साथ क्वाड्रेंट के हिसाब से भी हम इसको बनाएंगे। तो किस क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होगा, तो जहाँ निगेटिव होगा वहाँ ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, जहाँ tan पॉजिटिव होगा वहाँ ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। तो ये बात अगर हम थोड़ा सा मतलब रिकॉल करें और इस बात की जानकारी के साथ अगर हम लोग ग्राफ को बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आसानी से आपको समझ में आएगा। तो इसी वजह से आप, तो देखिए ये 0 से लेके π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद तुरंत फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर बनाया जाएगा तो आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से बनाएंगे हम लोग। अभी हमने क्या बताया था, ये कॉस जहाँ जहाँ 0 होता है वहाँ पे डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो कॉस π/2 के हर एक मल्टीपल पे 0 होता है, तो π/2 ये है, तो यहाँ पे एक डॉट लाइन बनाई जाएगी। तो एक डॉटेड लाइन के द्वारा इसको बना देते हैं। उसके बाद 3π/2 पे बनेगा डॉट। ये डॉट लाइन इस जैसे ये आपका y और y डैश एक्सिस है, सेम उसी प्रकार से ये वर्क करता है। यहाँ पे भी एक डॉट बना लेते हैं। उसके बाद एक डॉट यहाँ पे बन जाएगा -π/2 पे, एक डॉट 3π/2 पे बना लेते हैं। अब 2π पे डॉट नहीं बनेगा। अब देखिए ध्यान से सुनिए, तो ये 0 डिग्री है। अब tan 0 का मान कितना होता है, 0। अब देखिए tan 0 का मान कितना हुआ, 0, और tan 0 का मान कितना हो गया, ये 0। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जहाँ जहाँ sin 0 होगा वहाँ वहाँ tan 0 होगा। तो sin 0 पाई के मल्टीपल पे भी होता है, तो -π पे भी जो tan है वो वैल्यू कितना देगा, 0 देगा। कितना वैल्यू देगा, 0। तो -π पे tan 0 वैल्यू देता है। तो खैर यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने ग्राफ को। तो ये देखिए 0 से लेके π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अच्छा, बीच में यही π/4 भी आएगा, याद रखे रहना। यहाँ बीच में कितना आएगा, π/4, और π/4 ऊपर तो लिखे ही नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे ऊपर इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक। अरे यार सीधा बन जा भाई, बन गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना है, ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, ये माइनस इनफाइनाइट है। अब देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, यानी कि जो ग्राफ है वो आपका कहीं ना कहीं, ये जो ग्राफ आपका है ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव y की तरफ बनेगा। ये π/4, और π/4 पे tan कितना वैल्यू देता है, 1 वैल्यू देता है। ये बात याद रखे रहिए। अब tan 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है। उसके बाद देखिए 90 पे कितना बन जाता है, ये tan जो होता है ये π/2 है। ये डॉट लाइन की वजह से गड़बड़ हुआ है, याद रखिए ये π/2। और tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, तो 0 से इनफाइनाइट पहुँच गया, और इनफाइनाइट सबसे बड़ा नंबर है, इनफाइनाइट से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है। तो पहले तो tan 0 का मान 0 था, उसके बाद जैसे यानी कि जैसे आप 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़े, और 90 डिग्री पे पहुँचते पहुँचते tan पूरा बढ़ चुका है, इनफाइनाइट की तरफ गया, प्लस इनफाइनाइट की तरफ गया है, और बीच में कितना आ जाता है, π/, यानी कि देखिए ना 0 से आप जैसे ही 0 से x के एंगल को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक बार आएगा π/4, π/4 पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। लेकिन जैसे ही और भी आगे बढ़ते गए π/2 जैसे ही आ जाएगा, जैसे π/2 आ जाता है तो जो tan होता है वो आपका इनफाइनाइट वैल्यू देता है। और इनफाइनाइट एक बड़ा सा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब है कि ये ऐसे ग्राफ इसका बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और जब 90 डिग्री की तरफ वो पहुँचेगा, यानी कि जब से ही 90 डिग्री की तरफ मेरा x एंगल जाएगा, तो हमारा जो tan फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाता है। तो इसका मतलब tan का ग्राफ 0 से स्टार्ट होकर ऐसे चलेगा, देखते रहिए आप लोग, देखिए ऐसे ही चलेगा, ऐसे चलेगा चलेगा चलेगा, ऐसे गया ये। हाँ, अब देखिए π/4 पे कितना वैल्यू देखा, देखिए π/4 पे कितना वैल्यू दिया, 1। अब फिर से ये ऐसे स्टार्ट होके चलना स्टार्ट किया, और जैसे ही वो अब इसमें टच नहीं करेगा कभी भी। एक बात याद रखे रहना, ये इसको बोलते हैं असिम्प्टोटिक नेचर। क्या बोलेंगे, असिम्प्टोटिक, असिम्प्टोट से बोलते हैं इसको, ठीक, अंतःस्पर्शी बोला जाता है इसको। तो याद रखे रहना, इस तरीके से हमारा tan। अब देखिए आप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे जो जितने भी एंगल आते हैं उस पर जो हमारे फंक्शन की वैल्यू होगी वो प्लस होगी। तो देखिए सब के सब प्लस, क्योंकि ग्राफ प्लस की तरफ बना हुआ। तो आप देखिए ये π/4 है, और π/4 पे tan कितना वैल्यू देता है, 1 वैल्यू देता है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, π/2 से π। देखिए ना, आपको यहाँ पे साइड में लिख के बता दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं साइड में, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखिए, ये आपका 0 डिग्री, ये आपका π/2, ये आपका पाई, और ये आपका 3π/2, और ये आपका 2π, 5π/2, 3π, 7π/2। तो देखिए π/2 से π,
पाई/2 से पाई ये आपका आता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। भाई ग्राफ नीचे बनाऊंगा तभी तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू वो निगेटिव दिखाएगा, तो यहाँ पे ग्राफ हमारा नीचे की तरफ बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा ये मेरा ग्राफ। तो ये ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, देखिए ध्यान से। अरे भाई tan पाई का मान कितना होगा, tan पाई का मान 0, तो इस पे 0 बना। और इधर की तरफ जैसे बढ़ते जाएंगे तो एक केस ऐसा आएगा जिसपे -1 भी वैल्यू देगा। इस तरीके से नीचे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट है। देखिए ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट की जानकारी के साथ अगर tan x के ग्राफ को बनाएंगे तो बेहद ही आसानी के साथ आपको समझ में आएगा। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan वैल्यू देता है कैसा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव आता है, यानी कि ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा और बीच में 1 भी आएगा। तो इस तरीके से ग्राफ हमारा बनता हुआ चला जाएगा। देखिए इसमें मिलेगा नहीं, ये सब प्लस इनफाइनाइट है, इधर भी प्लस इनफाइनाइट है, इधर भी क्या है प्लस इनफाइनाइट, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद देखिए, अब ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, अब ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखिए 3π/2 से, देखिए यहाँ पे ना 3π/2 से 2π के बीच फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो मेरा tan होता है वो निगेटिव होता है, तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। इसका मतलब, और 2π पे 0 वैल्यू देता है, 2π पे कितना देगा 0, भाई ये 2π इस पे 0 वैल्यू दिया, तो 0 से अब देखिए ये ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, x की वैल्यू को हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, और मेरा जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। देखिए, और अब उसके बाद देखिए 2π से 5π/2, पहला क्वाड्रेंट फिर से आ गया। पहले क्वाड्रेंट में tan हमेशा कैसा वैल्यू दे देगा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से देखिए हम लोग अपना ग्राफ मेंटेन करते हैं, किसका, tan का। तो ये tan का ग्राफ है। इधर चले आइए, इधर देखते हैं हम लोग, इधर ध्यान से देखिए। अब ये 0 से -π/2, 0 से -π/2 कहाँ है, ऊपर दिखाते हैं। ये होता है 0 डिग्री, -π/2 कहाँ होता है, नीचे। ये होता है -π, और ये होता है -3π/2। तो अब देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ बन जाएगा। यहाँ एक जगह -1 आएगा, याद रखे रहना। एक एंगल -π/4 होगा, वहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे होगा -π/4, और -π/4 पे जो tan होता है वो वैल्यू देता है कितना, -1। माइनस इनफाइनाइट और फिर क्या माइनस इनफाइनाइट, इधर भी क्या माइनस इनफाइनाइट। अब देखिए, अब -π/2 से पाई, -π/2 से पाई, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। यहाँ पे 1 है, सॉरी बीच में कहीं पे 1 आएगा। तो इस तरीके से मिलाएंगे इसको, इस तरीके से मिलाते हुए चले जाएंगे। अब देखिए -π है ना, फिर से अब ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, नहीं सेकंड क्वाड्रेंट, -π से 3π/2। देखिए -π से 3π/2 सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, इसलिए मेरा जो ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ बनता चला जाएगा। कैसे बनेगा, नीचे की तरफ बन जाएगा ग्राफ। तो देखिए ये नीचे की तरफ बना हुआ है। ठीक, अब 2π, -3π/2 से 2π फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो tan का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, और इस पर वैल्यू 0 देगा। तो इस तरीके से हमारा जो ग्राफ है वो बनता हुआ चला जाएगा। ठीक, तो याद रखे रहा भैया। यहाँ पे आपका आता है -2π के बाद यहाँ पे आ जाएगा -5π/2, और इस पर भी एक डॉट होता है। तो इस तरीके से हमारा जो tan x है उसका ग्राफ बनता है। तो आप देखिए, ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, आप क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर ग्राफ को बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा।
तो ये था 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ऊपर की तरफ बनेगा 90 डिग्री पे एकदम सिर से पहुंच जाता है, इसलिए जैसे हमारा एंगल देखिए ना, यहाँ पे जो यक्स है उसके लिए y का मान एकदम ऊपर है, यहाँ पे जो यक्स है उससे थोड़ा सा नीचे है, यानी कि 0 से 90 डिग्री की तरफ जैसे हम अपने एंगल को बढ़ाते हैं तो हमारा जो tan x इनफाइनाइट पे पहुँच जाता है, यानी कि 0 से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो देखिए हमारा ग्राफ भी यही तो दिखा रहा है, 0 से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और किधर की तरफ गया, इनफाइनाइट की तरफ चला गया। तो इस तरीके से बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर की तरफ बना, सेकंड क्वाड्रेंट है ये π/2 से पाई, नीचे की तरफ बन गया ग्राफ ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखिए, tan पाई का मान 0, 2 पाई का मान कितना 0, 5 पाई, उसके बाद 3 पाई आएगा, वहाँ पे भी क्या होगा 0, यहाँ पे माइनस पाई है, माइनस पाई पे भी tan का मान कितना 0, यहाँ पे भी कितना -2 पाई भी कितना 0। अब π/2 पे प्लस इनफाइनाइट, देखिए ना π/2 पे ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ, देख ध्यान से देखना, π/2 पे ग्राफ हमारा किधर की तरफ बना हुआ है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ तो ग्राफ नहीं है ना, नीचे की तरफ नहीं है ग्राफ, नीचे की तरफ कहाँ पे है फिर, तो इधर की तरफ, ये नीचे की तरफ हमारा इधर है। तो यहाँ पे इस चीज़ से हम मतलब इतनी जानकारी से अगर हम लोग ग्राफ को बनाएंगे tan x के ग्राफ को, तो बहुत ही आसानी समझ में आएगा। और देखिए इसकी डोमेन क्या है, तो जहाँ जहाँ ये डॉटेड लाइन खींचे हैं उस पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, और डोमेन कहता है जिस पे फंक्शन डिफाइन है वही डोमेन होता है। तो यानी कि अपने पूरे रियल नंबर में से π/2 के प्रत्येक ऑड मल्टीपल को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे फंक्शन की डोमेन निकल जाएगी। तो ये डोमेन है। अब इसकी जो रेंज है आप देखिए, वैल्यू -इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, और इनफाइनाइट के बीच कभी भी हम लोग क्लोज इंटरवल का यूज़ नहीं करते हैं, ओपन इंटरवल का यूज़ करते हैं। तो ये है आपका tan x का ग्राफ, तो ये आपकी डोमेन है, ये आपकी क्या है रेंज है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डोमेन और रेंज को आपको याद करना है। अगर उनके डोमेन और रेंज आपको याद नहीं होंगे तो आपको कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है उसकी जो आगे यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो डोमेन और रेंज पे फोकस करें, याद करने की कोशिश करें, और ये ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। कोशिश करें आप इसको सीखें और आप बना पाएँ जैसे मैं बना पा रहा हूँ। ठीक, तो नोट करिए इसके ग्राफ को, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट cot x को ग्राफ को बनाते हैं, cot x के ग्राफ को। तो इतना आप लोग नोट करिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे cot x के ग्राफ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट त्रिकोणमितीय फलन जिसका नाम है cot x, यानी कि cot x के ग्राफ को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो cot x f(x = cot x) हमारा ये फंक्शन है। तो ध्यान से देखिए आप लोग, अब cot x कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है, तो जहाँ जहाँ साइन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए आप लोग, बिकॉज cot x = cos x अपान में कितना sin x, और अगर sin x 0 हो गया तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए sin x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, sin x का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो sin x में x जहाँ जहाँ x एंगल जो होगा उस पे अगर साइन की फंक्शन 0 हो गई तो उसको हम अपने डोमेन में रख नहीं सकते हैं। तो साइन 0 कहाँ कहाँ होता है तो आप सभी को पता है, दोनों क्लास में आपने देखा होगा। तो x और x डैश एक्सिस पे जो साइन का मान होता है वो 0 होता है, x एक्सिस पे पाई के इवन मल्टीपल और x डैश एक्सिस पे पाई के ऑड मल्टीपल, और इवन और ऑड को अगर दोनों एक साथ लिख दिया जाए तो n पाई बोलेंगे। यानी कि अगर हम अपने पूरे रियल नंबर में से n पाई को घटा देते हैं तो जो आएगा वो हमारा डोमेन होगा, और उस डोमेन पे जो हमारा कॉट फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा, और उसकी जो रेंज है वो -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होती है। अभी ग्राफ के द्वारा हम आपको दिखाएंगे। यानी कि जो कॉट फंक्शन होता है उसका जो फंक्शन, उसमें जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट होती है और मिनिमम कितनी होती है, -इनफाइनाइट होती है। तो चलिए इनके ग्राफ को हम लोग देखते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, हमेशा की तरह x एक्सिस पे एंगल को लेंगे और y एक्सिस पे क्या लेंगे, वैल्यूज अपने लेंगे, और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं है वहाँ वहाँ हम डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो n पाई पे ये कॉट फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, यानी कि पाई के हर एक मल्टीपल पे हमको क्या करना है, डॉटेड लाइन क्रिएट करना है। तो ये आपका 0, यहाँ आपका आ जाता है π/2, यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई, फिर कितना आ जाएगा 3π/2, फिर आपका कितना आ जाएगा 2π, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस इनफाइनाइट, और यह चीज़ यहाँ पे -π/2 -3π/2, उसके बाद -2π इनफाइनाइट, और ऊपर देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और ये आपका
प्लस इनफाइनाइट है और ये आपका माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, ऐसे डॉट डॉट करता हुआ लिखा जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से कुछ बनाएंगे। ये आपका x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस और ये आपका y डैश एक्सिस। तो पाई के हर एक मल्टीपल पे हम डॉट लाइन बनाएंगे, क्योंकि पाई के हर एक मल्टीपल पे जो साइन होता है वो 0 होता है, और अगर यहाँ पे साइन 0 आ जाएगा तो हमारा जो कॉट फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। तो ये डॉटेड लाइन यहाँ बन जाएगी, और ये जो 0 वाला टर्म है ये भी डॉटेड लाइन ही समझिए। इसको भी क्या समझिए आप लोग, डॉट लाइन ही समझिए, क्योंकि 0 पे भी वो अनडिफाइंड होता है, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो ये भी डॉट लाइन का ही हिस्सा है, समझ लीजिए। तो एक डॉट लाइन यहाँ बना देते हैं। फिर से बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ साइन 0 हो वहीं वहीं डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो ये माइनस इनफाइनाइट और ये भी माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट, ये क्या माइनस इनफाइनाइट इधर बना लेंगे। कहाँ पे बनेगा, -5 पे बनेगा। तो एक डॉट लाइन यहाँ बन जाएगा, एक डॉट लाइन यहाँ बन जाएगा, और ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट और क्या ये माइनस इनफाइनाइट। अब देखिए कॉट 0 का मान कितना होता है भाई, अगर tan 0 का मान 0 होता है तो कॉट 0 का मान इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब कॉट 0 पे ही इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट सबसे बड़ा, तो यानी कि 0 डिग्री पे ही सबसे मैक्सिमम वैल्यू पा जा रहा है। फंक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम आ रही है किस एंगल पे, 0 पे। तो अगर किसी फंक्शन की वैल्यू स्टार्टिंग में ही बढ़ चुकी है तो अब वो घटेगा, जाहिर सी बात, अब वो क्या होगा, घटेगा। तो यानी कि 0 पे ही इनफाइनाइट है। तो देखिए ना 0 पे कितना वैल्यू दे रहा है, ये इनफाइनाइट दे रहा है भाई। 0 पे कितना दे रहा है, इनफाइनाइट। तो ये 0 पे इनफाइनाइट देगा, और यहाँ पे बीच में आएगा π/4, कॉट π/4 का कितना मान होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा π/4। और मैं जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कितना होगा ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये पहले ही इनफाइनाइट हो चुका है, तो एक जगह आएगा जब वैल्यू कितना देगा 1, तो कहाँ पे 1 देगा, π/4 पे कितना वैल्यू देगा, 1 देगा। तो याद रखे रहना ये बात। तो ये आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। तो π/4 जहाँ पे भी होगा, यहाँ है π/4, और इस पे वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ऊपर की तरफ से आएंगे, क्योंकि ऊपर ही इनफाइनाइट होता है, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे, ऐसे। अब यहाँ पे देखिए π/4 पे कितना वैल्यू है, 1 है। उसके बाद π/2 पे कितना बन जाएगा, ये 0। क्यों, क्योंकि ऊपर 0 भाई कॉस अपान साइन होता है, और π/2 पे कॉस क्या बन जाएगा, 0। तो इस पे कॉट फंक्शन क्या वैल्यू देगा π/2 पे, 0। तो यहाँ पे बता देते हैं, ये यहाँ पे 0 वैल्यू देता है। तो इस तरीके से ग्राफ को बनाएंगे, ऐसे बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक, हल्का सा यहाँ कर्व करेंगे, 1 सेकंड रुक जाइए, क्योंकि यहाँ बीच में -1 भी वैल्यू देगा। यहाँ आएगा यार, सही तो बना था यार। यहाँ पे जो आएगा एक वैल्यू देगा कितना, -1। ऐसे बनाएंगे ग्राफ। ठीक, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा ख़राब बन गया है, इसको सही करते हैं। ये पॉइंट आपका कितना है, π/2। अब ये π/4 को मिटा देते हैं, तो ये π/4 है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। अब उसके बाद देखिए, और वैसे भी देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक, उसके बाद देखिए आप लोग, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, π/2 से पाई, तो π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ बना। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव। अब फिर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक कौन सा क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट की हेल्प से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ बना लेंगे। और π/2 के प्रत्येक मल्टीपल पे कॉट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे कॉट की वैल्यू 0 आएगी, याद रखे रहिएगा आप लोग। अब चूँकि ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि ग्राफ ऊपर की तरफ से बनता चला आएगा। और इस पर देखिए ना, π/2 पे कितना वैल्यू दे रहा है, π/2 पे कितना वैल्यू देगा, प्लस इनफाइनाइट। उसके बाद यहाँ पे इधर की तरफ बना लेंगे। इधर की तरफ जैसे बनाएंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि ये आपका देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कहाँ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट,
ये थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए सारे एक्स के लिए जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आ रही है क्योंकि ऊपर की तरफ बन रहा है। और जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या बन जाएगा, ये 2 पाई है, याद रखे रहना। ये कितना है, 2 पाई। तो ये निगेटिव वैल्यू देगा, तो इसलिए इस वजह से यहाँ पे कहीं पे बीच में आएगा -1, यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से मिलाते हुए निकलेंगे। ऐसे बना लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से अगर आपको क्या कर देंगे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं इस तरीके से, इधर भी बनाएंगे। अब देखिए ये है आपका 0 से -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है। तो याद रखे रहिएगा, कॉट क्या होता है, निगेटिव। तो यानी कि इधर निगेटिव वैल्यू देगा। तो ग्राफ मुझे नीचे की तरफ बनाना हमारी क्या है, मजबूरी है। एक जगह यहीं कहीं आएगा कितना, -1, ऐसे देगा वैल्यू, ऐसे। ये भी डॉट ही याद रख करना, ये भी डॉट है। और ये अब देखिए आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड क्वाड्रेंट है, और कॉट क्या वैल्यू देता है इसमें, पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे कहीं पे बीच में आएगा जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो ये था, इस तरीके से बना लेंगे कॉट का ग्राफ, ठीक। तो अब आसानी से बन जाएगा। ये देखिए फिर से आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉट होता है वो निगेटिव होता है। कॉट क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ग्राफ नीचे की तरफ बनाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव से बनाते हुए आते हैं। इस तरीके से बना लेंगे। तो ये आपका कॉट एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये, कॉट एक्स का। 1 सेकंड यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। ठीक, तो ऐसे बनाएंगे यहाँ पे। अब देखिए रेंज क्या है, -∞ से +∞ वैल्यू दे रहा है। देखिए कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे सारा पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ है। यहाँ पे ग्राफ नीचे की तरफ बना हुआ, देखिए निगेटिव वैल्यू देगा, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देगा, यहाँ पे 0 वैल्यू, यहाँ पे भी 0 वैल्यू। तो π/2 के हर एक मल्टीपल पे क्या आएगा, 0। इस पे आएगा, इस पे कितना वैल्यू देगा, -∞। इस पे कितना वैल्यू देगा, +∞। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो इसके जो देखिए इसका जो डोमेन है वो क्या है, ध्यान से देखिए। तो जहाँ जहाँ π/2 है, जहाँ जहाँ पाई के मल्टीपल चल रहे हैं वहाँ पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, वहाँ पे उस एक्स के लिए कोई वाई का मान नहीं है, इसलिए उसको हमने रेंज से क्या, डोमेन से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो देखिए ग्राफ को बनाने के लिए आपको क्वाड्रेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। किस क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है। अगर आप क्वाड्रेंट की हेल्प लेते हैं तो ग्राफ आप आसानी के साथ बना ले जाएंगे। तो आपको इस तरीके से कुछ करके ग्राफ को क्या करना है, बनाना है। तो ये आपका कहीं ना कहीं कॉट एक्स का ग्राफ है, ये इसकी डोमेन है, ये इसकी रेंज है। डोमेन रेंज को जरूर याद रखना है। और कॉट एक्स की ग्राफ और tan एक्स की ग्राफ या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ग्राफ को बनाने के लिए अगर आप वहाँ पे उसके क्वाड्रेंट का हेल्प लेते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। साथ ही साथ पर्टिकुलर एंगल पे जो वैल्यूज होती हैं उनको पता होनी चाहिए आपको, तो बेहद ही आसानी के साथ आप ग्राफ को बना पाएंगे। तो वीडियो को पॉज करिए और कॉट एक्स ग्राफ को नोट करिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपने 2 बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक कॉसेक एक्स, दूसरा क्या, सेक एक्स। इनके ग्राफ को भी हम लोग आसानी से बना लेते हैं। तो नोट करिए इतना आप लोग तब तक। तो देखिए नेक्स्ट फंक्शन हमारा है f(x = cosec x), यानी कि cosec x के ग्राफ को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए cosec x का ग्राफ बनाना बेहद ही आसान है। अगर आपको sin x का ग्राफ पता है तो आप sin x की ग्राफ की हेल्प से आप cosec x का ग्राफ बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये आपको करना होगा कि ये cosec x कहाँ कहाँ अनडिफाइन होता है, यानी कि कहाँ कहाँ cosec x फंक्शन x के लिए कोई भी y के वैल्यू नहीं देता है। तो जहाँ जहाँ साइन 0 होगा वहाँ वहाँ कॉसेक क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो साइन 0 कहाँ कहाँ होता है, तो पाई के हर एक मल्टीपल पे साइन का मान क्या होता है, 0। यानी कि x और x डैश एक्सिस पे जो भी एंगल आते हैं उन पे कॉसेक x फंक्शन जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों ऐसा इसलिए होता है, बिकॉज कॉसेक x = 1/sin x। इफ sin x = 0 देन कॉसेक x इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज sin x इज़ इन डिनोमिनेटर। चूँकि sin x हर में बैठा हुआ है और हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि sin x शुड नॉट बी 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। कौन, cosec x। तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम cosec x का ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि जहाँ जहाँ
ये फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो रहा है वहाँ एक डॉटेड लाइन बनाएंगे और हम लोग साइन एक्स के ग्राफ को बनाएंगे और उसके टॉपिक को उल्टा कर देंगे तो ये कॉसेक एक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा इसको। अच्छा, इसको डोमेन लिख देंगे। तो डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एनी फंक्शन इज डिफाइंड, यानी कि एक्स के उन सभी मानों का एक संग्रह जिस पे कोई भी फलन क्या होती है? डिफाइन होती है, वो उसका डोमेन कहलाता है। तो आपने देखा कि ये डिफाइन कहाँ कहाँ होता है? तो n पाई को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर पे ये क्या होता है? डिफाइन होता है। इसका मतलब मुझे अपने रियल नंबर में से n पाई यानी कि पाई के इवन और ऑड मल्टीपल को माइनस करना पड़ेगा तो ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। यानी कि x के इन सारी वैल्यूज़ पे रियल नंबर में से n पाई को घटा देंगे तो ये फंक्शन डिफाइन हो जाता है और वही उसके डोमेन के अंदर आता है। तो अगला आता है रेंज। रेंज इसकी क्या होगी? तो अभी रेंज हम लोग ग्राफ से फिल करेंगे, ग्राफ से ऑब्जर्व करेंगे और उसकी रेंज को तब लिखेंगे। तो चलिए इसके ग्राफ को बना देते हैं। तो मैं बता देता हूँ, कॉसेक एक्स के ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा और भी चेंजेस करने हैं। चेंजेस ये करने हैं, जहाँ जहाँ साइन जीरो होता है वहाँ हम डॉटेड लाइन खींचेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ साइन जीरो होगा वहाँ कॉसेक फंक्शन अनडिफाइन होता है। तो जहाँ जहाँ कॉसेक अनडिफाइन होगा वहाँ हम डॉटेड लाइन खींचेंगे। तो चलिए ग्राफ को बनाते हैं हम। तो यहाँ आता है आपका π/2, पाई 3π/2, 2π, इधर आपका प्लस इनफाइनाइट, यहाँ आपका आएगा माइनस π/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस π/2, यहाँ पे माइनस पाई, यहाँ पे माइनस 3π/2, उसके बाद कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा 2π, इधर माइनस इनफाइनाइट उधर प्लस इनफाइनाइट, इधर वैल्यू होता है -1 +1 सॉरी, और इधर कितना होगा? -1, ऊपर प्लस इनफाइनाइट और नीचे माइनस इनफाइनाइट। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका वाई डैश एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस, और ये आपका एक्स डैश एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एंगल को लेने हैं और वाई एक्सिस पे उन एंगल पे आए हुए वैल्यूज़ को लेने हैं। तो साइन जहाँ जहाँ जीरो होगा वहाँ पे कॉसेक अनडिफाइन होगा, इसलिए वहाँ पे डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले साइन जीरो जीरो पे होता है, एक्स एक्सिस पे जितने एंगल आते हैं उन पे साइन जीरो होता है, तो वो पाई के इवन मल्टीपल हो या फिर ऑड मल्टीपल हो। तो पाई जहाँ जहाँ पाई के मल्टीपल चल रहे वहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बना देंगे, यहाँ पे बना देंगे। ऐसे और भी एंगल आप लिखेंगे तो वहाँ पे भी बनाएंगे। 2π के बाद आएगा 5π/2, फिर 3π, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे भी डॉटेड लाइन बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? डॉटेड लाइन बन जाएगा। ये डॉटेड लाइन क्या बताता है? ये प्लस इनफाइनाइट और ये भी प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे भी माइनस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और इधर प्लस, इधर भी क्या? प्लस। अब देखिए साइन एक्स का ग्राफ कैसे था? साइन जीरो का मान कितना था? 0 था। साइन 90 का मान कितना था? 1 था। फिर से कितना था? पाई पे 0 था। फिर 3π/2 पे कितना था? -1 था। 2π पे कितना था? 0 था। और इधर -π/2 पे कितना था? -1 था। -π/2 पे कितना वैल्यू देता है साइन? -π/2 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है? हाँ -1 होती है। कितनी होती है? -1। ठीक है। -π पे 0, -3π/2 पे ऊपर की तरफ होता -3π/2, 1 वैल्यू देगा। 2π पे कितना देगा वैल्यू? 0 देगा। अब इनको मिलाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। इनको मिलाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिला दिया। उसके बाद ऐसे आ गया, ऐसे। ये इस तरीके से बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सही कर देता हूँ।
ऐसे। अब क्या करना है, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ बना हुआ है, इधर भी निकल जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ। अब जो साइन एक्स का ग्राफ आपका बना हुआ है, ये जो आपका साइन एक्स का ग्राफ बना हुआ, तो ये जो टोपियाँ, ये जो कटोरे बने हुए हैं, देखिए ये कटोरा नीचे की तरफ यहाँ बना है, एक कटोरा यहाँ बना है, एक कटोरा यहाँ बना है, एक कटोरा यहाँ बना है। तो इन कटोरों को उल्टा कर दीजिए, यानी कि इनका जो मुंह नीचे की तरफ खुला उसको ऊपर कर दीजिए, जो ऊपर है उसको नीचे कर दीजिए। तो देखिए ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कटोरे बने हुए कि नहीं बने हुए हैं। तो ये कटोरे जो यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा कटोरा बना हुआ है, ये पूरा ये इसका जो मुँह नीचे की तरफ खुला उसको कहाँ घुमा कर दीजिए, ऊपर, तो वो कॉसेक एक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ऐसे बन जाएंगे। ये वाला कटोरा नीचे की तरफ बन जाएगा, यहाँ पे देखिए टच करेगा, टच नहीं करेगा इसे, एसिम्प्टोटिक नेचर अभी tan x के ग्राफ में बताया था, इसको टच नहीं करेगा, इससे बहुत दूर रहेगा। यहाँ का कटोरा नीचे की तरफ बन जाएगा, इसमें टच नहीं कराना है। इधर का कटोरा ऊपर की तरफ बन जाएगा, एक मिनट, यहाँ गड़बड़ हो गया। ये देखिए ऐसे बन जाएगा, और डॉट लाइन ये है, ये है। अब क्या करेंगे, हम साइन एक्स के ग्राफ को मिटा देंगे, जो बच जाएगा वो कॉसेक एक्स का ग्राफ होगा। तो देखिए क्या करते हैं, इन सबको मिटा देते हैं, ये साइन एक्स का ग्राफ था, इनको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इनको मिटा देते हैं। ये भी साइन एक्स का ग्राफ था, इसको भी क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लीजिए, उसके बाद मिटा दीजिए उसको। ये भी साइन एक्स का ग्राफ था, आप देखिए ये आपका 0 डिग्री था, ये आपका कितना था, पाई था, ये है। अब यहाँ पे मिला नहीं है, याद रखे रहना, हमने बताया ना ये मिलेगा नहीं, ये सिर्फ इसके पीछे पीछे साथ में से जाएगा, डॉटेड लाइन, मिलाना नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देखिए जो बचे हुए ग्राफ है वो कॉसेक एक्स के ग्राफ है। तो ये देखिए कॉसेक एक्स का क्या है, ये ग्राफ है। तो ये वैल्यू कितनी है, 1 है, ये वैल्यू कितनी है, -1 है, ये वैल्यू कितनी है, देखिए -1 है, देखिए ना यहाँ से यहाँ तक कितना है, -1। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो जो कॉसेक एक्स है, ये जो कॉसेक एक्स है, यहाँ पे अनडिफाइन है, यहाँ पे अनडिफाइन है, यहाँ पे अनडिफाइन है, यानी कि पाई के हर एक मल्टीपल पे कॉसेक क्या होता है, अनडिफाइन होता है। और साथ ही साथ ध्यान से देखिए, π/2 पे वैल्यू कितना दे रहा है, π/2 पे वैल्यू कितना दे रहा है, तो कॉसेक π/2 का जो मान है वो कितना है, 1 है, कितना है, 1। समझ गए ना आप लोग। तो π/2 पे 1 दे रहा है, 3π/2 -1 दे रहा है। तो इस तरीके से कुछ वैल्यू दे रहा है कौन, कॉसेक। तो कॉसेक ऐसी वैल्यू देता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो कॉसेक एक्स का जो मान है वो कभी भी 1 से, ध्यान से देखिए, कॉसेक एक्स का मान यही तो है, ये कभी भी 1 से नीचे नहीं आ रहा है, और -1 से देखिए कभी भी ऊपर नहीं गया है। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, तो जो कॉसेक एक्स का रेंज है वो कभी भी 1 से छोटी वैल्यू नहीं देता है, कभी भी 1 से छोटी। भाई अगर 1 नीचे ग्राफ बनता तो 1 से क्या होता है, छोटा होता, और अगर ये बनता तो ये, अब देखिए ये वैल्यू जो होगी, यहाँ की वैल्यू जो होगी, इन सब जगहों की जो वैल्यू होगी वो -1 से क्या होगी, छोटी होगी। तो कभी भी जो अब यहाँ पे ऊपर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, -1 से बड़ा बन जाएगा। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, तो जो कॉसेक एक्स है वो जो वैल्यू देता है वो क्या देता है, वैल्यू कॉसेक एक्स वैल्यू देगा क्या, 1 से हमेशा बड़ा देगा, और -1 से क्या देगा, छोटा। देखिए –1 से नीचे की तरफ क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो यहाँ इसकी जो रेंज हो जाएगी वो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी -1 से लेके ∞ से लेके, देखिए ना, ∞ से कहाँ तक, -1 तक, और -1 भी वैल्यू आती है। इसलिए यहाँ पे कौन सा इंटरवल लगाना पड़ेगा, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा भाई, क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा। क्लोज इंटरवल कहता है कि जो वैल्यू आती है उनको इंक्लूड करनी है। तो -1 आएगा, तो यानी कि अब इसका ये मतलब निकल रहा है कि -∞ से बड़ा और -1 से छोटा। और यहाँ पे यूनियन लगाएंगे, यूनियन, और ये क्या है, 1 से कभी भी छोटा नहीं आता है, यानी कि 1 से हमेशा बड़ा आएगा। तो कितना बड़ा आएगा, इनफाइनाइट तक आएगा। इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसी बात को लिख सकते हैं, और इसी बात को लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू आता है ये पूरा रियल नंबर आ सकता है, बस उसमें से क्या नहीं आ रहा है, उसमें से क्या नहीं आ रहा है,
तो उसमें से हमारा 1, -1, -1, 1 नहीं आना चाहिए। यानी कि पूरे रियल नंबर में से अगर हम -1, 1 को निकाल देते हैं तो जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, देखिए ना, -1 और 1, -1 और 1 नहीं आएगा, यही तो कह रहा है। देखिए -1, इसका मतलब -1 से बड़ा, -1 से क्या ये है, ये -1 से कैसा नंबर है, -1 से बड़े नंबर ऊपर है। यानी कि हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी नहीं आ रही है और 1 से छोटी नहीं आ रही। तो -1 से बड़ा कहाँ तक, 1 तक, ये हमारे फंक्शन की वैल्यू नहीं आ रही है। तो चाहे इसको ऐसे बोल दीजिए या फिर ऐसे कह दीजिए, तो ये आपका रेंज है किसका, ये आपका रेंज है कॉसेक फंक्शन का, ये भी है। चाहे इसको बोल दीजिए, चाहे यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से समझाता हूँ। देखिए ये कॉसेक जो है, जो कॉसेक फंक्शन है, ये कभी भी -1 से छोटी वैल्यू नहीं देता है, नहीं, कभी भी -1 से बड़ी वैल्यू नहीं दे रहा। देखिए -1 से बड़ा ऊपर ही होगा सब, यहाँ तक नहीं दे रहा है, इसका मतलब -1 से छोटा दे रहा है। कहाँ तक दे रहा है, -∞ तक, यानी कि -∞ से -1 तक दे रहा है, 1 से ∞ दे रहा है। तो देखिए -∞ से -1 और 1 से ∞, या इसी को हम कह सकते हैं कि इतने इंटरवल की वैल्यू मेरे कॉसेक फंक्शन की नहीं होती है। ये सब नहीं आएगा, 0 कभी नहीं आता है, 0 कभी नहीं आता है। यानी कि ये हमारे पूरे रियल नंबर तो आ रहे हैं पर इतना नहीं आ रहा, तो इतने को अपने रियल नंबर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1 और 1 माइनस नहीं होगा, यानी कि ये वैल्यू आ रहा है इसलिए ये रियल नंबर में से माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो इंटरवल की समझ आपको अगर थोड़ी सी है, आप सेट चैप्टर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से आपका बनता है किसका ग्राफ, कॉसेक एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है। अब एक लास्ट बचा हुआ है जो कि है सेक एक्स का ग्राफ, उसको भी आप लोग देख लीजिए। फिर उसके बाद ग्राफ के इस सिलसिले को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। उसके बाद देखेंगे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उस पर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद कॉसेक एक्स के ग्राफ को इस तरीके से बनाया जाता है, इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए ये 0 से π/2 कौन सा इंटरवल है भाई, ये 0 से π/2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए देखिए ये पॉजिटिव है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में भी कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड में इसका ग्राफ ऊपर की तरफ बना हुआ है। लेकिन जैसे ही इधर की तरफ आते हैं तो दोनों, ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, नहीं, हाँ नहीं ठीक, तो हाँ ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉसेक होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए जो ग्राफ बना हुआ है वो नीचे की तरफ बना हुआ है। तो क्वाड्रेंट की हेल्प से आप देखिए कितने आसानी के साथ हम लोग ग्राफ को बना लेते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको अच्छे से समझ के बनाने की कोशिश करिए, और इसको इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि खुद आराम से बन जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे, जो है सेक एक्स का ग्राफ। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेक एक्स के ग्राफ पे। तो सेक एक्स का ग्राफ बनाना है बेहद ही आसान है। आप कॉस एक्स के ग्राफ को बनाएंगे और उसके टॉपिक को उल्टा कर देंगे, जैसे अभी आपने कॉसेक एक्स के ग्राफ को देखा है। तो उसमें साइन एक्स के ग्राफ बनाए, उसके बाद उनकी टॉपिक को, उनके कटोरे को हम लोग उल्टा कर दिए। तो सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग कॉस एक्स के ग्राफ को बनाएंगे और कॉस एक्स के ग्राफ के कटोरे को हम लोग उल्टा कर देंगे, टॉपिक को उल्टा कर देंगे, और यहाँ पे डॉटेड लाइन वहाँ होंगी। अब चूँकि ध्यान से देखिए, चूँकि जो सेक एक्स होता है वो 1/cos एक्स होता है, और cos x 0 नहीं होना चाहिए, cos x 0 नहीं होना चाहिए। तो cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर cos x 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए इसके रेंज में हम लोग उसी x की वैल्यू को रखेंगे जिस x की वैल्यू पे cos का मान 0 नहीं होता है। बाकी सबको क्या कर देंगे, अपने रियल नंबर में से माइनस कर देंगे। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, cos जहाँ 0 होगा उसको माइनस करना पड़ेगा। तो cos π/2 के हर एक मल्टीपल पे 0 होता है। तो इसकी जो रेंज होगी, डोमेन होगी, वो क्या होगी, तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, इट मीन्स जो प्रांत होगा, वो आपका हो जाएगा पूरा का पूरा रियल नंबर, उसमें से माइनस करना पड़ेगा π/2 का ऑड मल्टीपल, यानी कि 2n + 1 π/2। क्योंकि इसको अगर हम अपने डोमेन में रखते हैं, π/2 को अगर रखेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो अनडिफाइन अगर हो जाता तो वो डोमेन, वो सारी x की वैल्यू डोमेन के अंदर नहीं आती है, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसकी रेंज को अभी हम लोग ग्राफ के हेल्प से देखेंगे, यानी कि परिसर को देखते हैं। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन कहाँ बनाएंगे, डॉटेड लाइन वहाँ बनाएंगे जहाँ पे cos 0 होता है। तो π/2 के हर एक मल्टीपल पे cos 0 होता है, इसलिए डॉटेड लाइन हम लोग वहाँ पे बनाएंगे। तो ग्राफ बनाते हैं, जैसे सबका ग्राफ बनाए थे, x एक्सिस पे एंगल को लेना है, देखिए यह 0 π/2
पाई 3π/2, 2π प्लस इनफाइनाइट -π/2, फिर कितना -π -3π/2 माइनस में कितना 2π माइनस इनफाइनाइट, और ऊपर आ जाता है 1, नीचे आ जाता है -1, इधर आ जाएगा प्लस इनफाइनाइट और इधर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट। अब यहाँ पे डॉटेड लाइन कहाँ बनेगा, π/2 के हर एक ऑड मल्टीपल पे बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक ऑड मल्टीपल पे कॉस की वैल्यू 0 होती है भाई। कॉस ऊपर नीचे 0 होता है और ऊपर नीचे π/2 के मल्टीपल चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डॉटेड लाइन। एक डॉट लाइन यहाँ बनाएंगे, फिर एक डॉट लाइन यहाँ बनाएंगे, थोड़ा कायदे से बना देते हैं यार। उसके बाद एक डॉट लाइन यहाँ बन जाएगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर आगे यहाँ पे आएगा लेकिन लिखे ही नहीं है, खैर कोई बात नहीं है। तो ये प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और इधर भी कितना माइनस इनफाइनाइट। अब देखिए 0 पे कॉस वैल्यू कितना देता है 1, 0 पे कितना वैल्यू आया 1, π/2 पे कितना कॉस के, देखिए कॉस का ग्राफ बनाएंगे टॉपिक उल्टा करेंगे तो कॉस से वैल्यू कितना देता है 0। कॉस π/2 कॉस जो होता है वो π/2 के किसी भी मल्टीपल पे 0 वैल्यू देता है। और कॉस पाई का मान कितना πx डैश एक्सिस का एंगल, इस पर वैल्यू कितना देगा -1। फिर 3π/2 पे कितना देगा 0, फिर 2π पे कितना देगा 1, -π/2, ये -π/2 ये +π/2 नहीं, ये कितना है -π/2, ये डॉट था इसलिए ऐसा बन गया था। तो -π/2 पे वैल्यू कितना देगा 0, -π पे वैल्यू कितना देगा कॉस -1। ठीक, 3π/2 पे कितना देगा 0, 2π पे कितना देगा 1। डॉट लाइन को मिला देते हैं अब हम लोग ऐसे 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 मिलता है। कुछ ऐसे बनता है cos x का ग्राफ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके टॉपिक को उल्टा करेंगे। ये जो टोपियाँ बनी हुई हैं, एक टोपी ये देखिए, एक टोपी ये, इसको उल्टा कर देंगे ऐसे, एक टोपी ये इसको उल्टा कर देंगे, एक टोपी ये उसको उल्टा कर देंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, इस टोपी को उल्टा कर देंगे। तो इन सारी टोपियों को हम लोग उल्टा करते हैं और उल्टा करते ही cosec x का ग्राफ, ये sec x का ग्राफ बन जाएगा। तो चलिए उल्टा करते हैं। देखिए उल्टा कर देंगे तो ये ऐसे आएगा, माइनस इनफाइनाइट की तरफ से आएगा, ये मतलब ऊपर चला जाएगा। ये एक मिनट भाई, सही नहीं बना है, कुछ करना नहीं, ये टोपी उल्टा कर दो बस खाली। अब ये ग्राफ पेपर पे अगर बनाया जाए तो अच्छे से बने, ग्राफ पे तो ये बना नहीं है, इस वजह से उतना बेहतरीन ये बन नहीं पाएगा। ठीक, तो फिर भी आप समझिएगा, सिर्फ आपको समझने के लिए सब किया जा रहा है। तो ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा। इसकी टोपिक उल्टा बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा कुछ। यहाँ पे टोपिक उल्टा करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। इसकी टोपिक उल्टा करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे चलो एक और लिख लेते हैं यार, यहाँ पे कौन आएगा 5π/2 माइनस वाला, और यहाँ पे प्लस वाला 5π/2, और यहाँ पे भी डॉटेड लाइन होगा। ऐसे, तो ये है जो नीचे की तरफ टोपियाँ बनी हुई हैं, ये है ये देखिए, ये
ये सब है सेक एक्स के ग्राफ। तो हम लोग कॉस एक्स के ग्राफ को मिटा देते हैं और फिर जो बचेगा वो सेक एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ये था कॉस एक्स का ग्राफ, इसको हम लोग हटा देते हैं। हटा दिया, इधर से भी हटा देते हैं। ये था माइनस में 3π/2, ठीक। ये है माइनस में 5π/2। तो ध्यान से देखिए, ये जो बची हुई ग्राफ है यही है आपके किसके ग्राफ, सेक एक्स के ग्राफ है ये। तो अब सेक एक्स के ग्राफ की रेंज क्या है, तो ध्यान से देखिए, इसमें भी ये 1 है, ये 1 है, यहाँ पे कितना है, ये 1 है। तो आप देखेंगे तो ऊपर ही ऊपर है, 1 के ऊपर ही ऊपर है, -1 के कहाँ है, नीचे। ये सब कितना वैल्यू दे रहा है, -1। तो ये सेक एक्स का ग्राफ भी -1 नीचे, यानी कि -1 से नीचे ग्राफ दे रहा है, यानी ग्राफ बना हुआ है, यानी कि वैल्यू -1 से नीचे देगा। और -1 से जितने वैल्यू नीचे आएंगे वो -1 से क्या होंगे, छोटी होंगे, और इधर 1 से ऊपर यानी कि 1 से क्या हो जाएंगे, बड़ा। तो इसका मतलब है कि ये जो सेक एक्स है वो उसमें जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम कितनी होगी, कहाँ से कहाँ तक होगा, उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, -∞ से लेके -1 तक होगी, उसके आगे नहीं है। देखो इसको आगे ग्राफ बना ही नहीं है, देखो ग्राफ बना है और नीचे की तरफ ग्राफ नहीं बना। इसका मतलब -∞ से लेके -1 तक वैल्यू देगा। तो यानी कि -∞ से लेके -1 तक वैल्यू देगा, 1 भी आता है। और यहाँ पे यूनियन के साइन लगाएंगे, और 1 से लेके कहाँ तक देगा, +∞ तक देगा। कहाँ तक देगा, +∞ तक देगा। या इसी चीज़ को ऐसे लिख देंगे, या हमारी जो रेंज है उसके दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि पूरे रियल नंबर में से माइनस करना पड़ेगा। पूरे रियल नंबर में से क्या वैल्यू नहीं देगा, तो क्या वैल्यू नहीं देता है, तो वैल्यू देखिए, इतना क्षेत्र जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्र हमारे फंक्शन की वैल्यू कभी नहीं हो सकती। इस पर हमारा कभी वाई वैल्यू आएगा ही नहीं, इस पर एक्स चाहे जो रख लीजिए। तो इसलिए इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। लेकिन याद रहे, इस 1 को और इस -1 को और इस 1 को हम लोग माइनस नहीं करेंगे। तो इसलिए इसको ओपन इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि -1 से लेके 1 तक माइनस कर देंगे। इनके बीच के नंबर को माइनस करेंगे, ना तो -1 को माइनस करेंगे, ना तो 1 को माइनस करेंगे। रियल नंबर में से अगर इनको निकाल देते हैं तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, रेंज होगा। तो इसके रेंज को ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर से समझिए आप लोग, क्या है कि यहाँ से रियल नंबर में से किसको माइनस करें, ना तो -1 को माइनस करेंगे, ना तो 1 को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है। ओपन इंटरवल बताता है कि ये दोनों इंक्लूड नहीं, इनके बीच जो नंबर है वो इंक्लूड है। तो जो इंक्लूड है वही रियल नंबर में से माइनस किया जाएगा। तो भाई क्योंकि 1 और -1 वैल्यू सेक का आता है ना, इसलिए उसको क्यों माइनस करेंगे। तो सिर्फ -1 से ऊपर और 1 से नीचे नंबर हमारे सेक फंक्शन की वैल्यू नहीं हो सकती है, इसलिए अपने रियल नंबर में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए, कॉस एक्स का ग्राफ बनाइए, उल्टा करिए टोपी को, सेक एक्स का ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ से हम लोग उसके रेंज देखें और डोमेन हमने पहले से ही लिखे थे। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को अगर आपको बनाना है तो ये वीडियो को आपको कई बार देखना पड़ेगा, ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्वाड्रेंट की हेल्प से देखना चाहते हैं तो देखिए आप लोग, ये 0 से लेके π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी जो फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक वो प्लस होता है, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ बना हुआ है पॉजिटिव के साइन। ये π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे भी निगेटिव होता है, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ बना है। ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ है, ये पहला है, ये पहला, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये क्या है, फर्स्ट है। तो फर्स्ट में भी ऊपर, बाकी सेकंड में और थर्ड में नीचे। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये आपका फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से बना। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में नीचे, क्योंकि कॉस सेक क्या होता है, निगेटिव। उसके बाद दूसरे क्वाड्रेंट में भी सेक क्या होता है, निगेटिव, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ बना हुआ। तो क्वाड्रेंट की हेल्प से बेहद ही आसानी से समझा भी जा सकता है और बनाया भी जा सकता है। तो इस तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ हैं वो बनाया गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। तो आप मेहनत के साथ देखिए, पढ़ाई करिए अच्छे से, और वीडियो को पॉज कर के समझ के अगर आप लोग ग्राफ को बनाएंगे तो आप ग्राफ को बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो ग्राफ की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग पढ़ाई को कैरी ऑन करते रहिए। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, भले ही आप
कि पेपर में ये ना पूछा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो पढ़िए, मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।